पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि शैशव काल की अवस्था क्या होती है, कि अवधि क्या होती है। देखिए अगर बात करें तो जो शैशव काल होता है ना साथियों, वो 0 से 2 वर्ष का होता है, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक का जो काल होता है वो शैशव काल कहलाता है, जिनका आंसर यहां पर 1 है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, जो अगर शैशव के काल की अगर बात करें, जो शिशु काल होता है ना, वो 0 से साथियों 2 वर्ष की अवस्था में होता है, तो वो शिशु काल कहलाया जाता है। अगर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं तो साथियों ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था कहलाई जाती है। और मूर्त संक्रियात्मक की अगर बात करें तो ये 7 से साथियों 11 वर्ष की अवस्था कहलाई जाती है। और औपचारिक संक्रियात्मक की अगर बात करें तो 11 से लगभग 16 या 17 या 18 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। तो यहां पर पूछा गया कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, 2 से 7 वर्ष की जब बात आए तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। चलिए उसके बाद देखिए कि एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। तो मान लीजिए देखिए, कभी भी आप सीडीपी को सॉल्व कर रहे हो या पेडागोजी को सॉल्व कर रहे हो तो आप खुद को एक अध्यापक मानिएगा। तो यहां पर भी वही है, मान लीजिए आप एक अध्यापक हैं तो आप में इनमें से कौन सा गुण पाया जाना चाहिए। लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण आपके अंदर होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए, तो बिल्कुल। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर 4 है तो बिल्कुल करेक्ट है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करें देखिए, जो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, मतलब जो पूरी शिक्षा अगर दी जाती है उसमें जो केंद्र माना जाना चाहिए वो एक बच्चे को, वो एक शिक्षार्थी को, वो एक बालक को माना जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है, तो साथियों बालक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि पूरी शिक्षा जो हम बच्चे को देंगे ना, उसमें सेंटर्ड किसको मानेंगे, बालक को मानेंगे साथियों। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि अच्छी स्मृति की विशेषता इसमें से क्या है। तो अच्छी स्मृति होगी तो शीघ्र पुनः स्मरण होगा, बिल्कुल होगा। शीघ्र पहचान लेगा, बिल्कुल। अच्छी धारणा होगी, बिल्कुल होगी। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर 4 है तो बिल्कुल करेक्ट है। संवेग शब्द का मतलब क्या होता है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए क्रोध और भय होगा क्या संवेग का मतलब, तो मैं कहूंगा नहीं। स्नेह और प्रेम होगा, या उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होगी, तो साथियों कह सकते हैं कि उत्तेजना और भावों में उथल पुथल ही क्या कहलाई जाती है, संवेग कहलाया जाता है। इसलिए आंसर यहां पर जिनके है ऑप्शन नंबर 3 के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें साथियों कक्ष का अधिकारवादी परिवेश ये होगा, या कक्ष का नियंत्रित परिवेश, या अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, यहां पर देखिए अधिकारवादी परिवेश भी नहीं होगा, नियंत्रित परिवेश भी नहीं होगा। कैसा परिवेश होना चाहिए साथियों, प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए कक्ष का। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। और जिनका आंसर यहां पर 1 है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए एनसीएफ की जब हम बात करते हैं ना, तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको साथियों ध्यान रखना है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इससे संबंधित साथियों एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। गलतियां किस कारण महत्वपूर्ण होती हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। क्या ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, यानी कि जब बच्चा अगर गलती कर दे तो उसको अनुत्तीर्ण कर दो, या जब गलती ना करे तो उत्तीर्ण कर दो, ऐसा है क्या, तो ऐसा भी नहीं है। उसके बाद लिखा हो ये अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराते, यानी कि बच्चे से गलती हो जाए तो अध्यापक उसको डांटे, ऐसा है क्या, ऐसा भी नहीं है। ये बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं, तो ये साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। और सही हो जाएगा तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर बच्चे से गलती भी हो जाती है कहीं पर, क्योंकि क्लास 1 to 5 ये कहता है कि बच्चे को बहुत आसान तरीके से आप सिखाएंगे, कोई भी उनको व्याख्या नहीं बताएंगे, कोई भी उनको रटंत प्रणाली पर साथियों जोर नहीं देंगे, मतलब रट्टा नहीं लगवाएंगे। लेकिन हाँ, एक जगह पर रट्टा आता है, पहाड़ों का रट्टा अगर कहीं पर भी आता है तो उसको आप सही लगाएंगे, गलत नहीं करेंगे। और सब जगह जो है वो रटंत प्रणाली जो है वो सही नहीं मानी जाती है। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहाँ पर 3 था तो बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए डिसलेक्सिया का संबंध क्या है। डिसलेक्सिया की अगर बात करें साथियों तो एक ट्रिक है, यहां पर लक्ष्य शब्द आया है। लक्ष्य शब्द आया है ना,
तो अगर बच्चे से कहोगे कि ये क्या लिखा हुआ है तो वो कहेगा ल्यूक्स लिखा हुआ है, लेकिन असल में क्या लिखा है, लक्स लिखा हुआ है। तो उसको पढ़ने में यहाँ पर दिक्कत हुई, क्या पढ़ने में यहाँ पर उसको दिक्कत हुई, तो आप लोग कह सकते हैं कि जो पढ़ने की डिसेबिलिटी होती है, पढ़ने की अक्षमता होती है, उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। उसी प्रकार एक शब्द आपसे पूछा जाता है, अगर यहाँ पर लिखा होता है डिसलेक्सिया की जगह डिस्ग्राफिया, क्या होता है, डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है, तो डिस्ग्राफिया में एक शब्द आया है साथियों ग्राफ। अब ग्राफ की जब हम बात करते हैं तो ग्राफ बनाया जाता है, ग्राफ लिखा जाता है, ये भी तो हम लोग कह सकते हैं। तो अब कोई चीज भी लिखी जा रही है, अगर उसमें अक्षमता है, लिखने में कोई अगर बात करें लिखने में कोई डिसेबिलिटी है, तो उसको क्या कहेंगे, लिखने की अक्षमता। यानी कि अगर डिसलेक्सिया यहां पर पूछा जाए तो पढ़ने की अक्षमता को कहते हैं, डिस्ग्राफिया अगर पूछा जाए तो लिखने की अक्षमता को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आंकिक अक्षमता यानी कि अगर मान लीजिए कोई जोड़ घटाओ, अगर गणित से संबंधित कोई दिक्कत आ रही तो उसको डिस्कैलकुलिया कहा जाएगा, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। अगर बच्चों को सिखाना है साथियों, और उसके लिए सिखाने के लिए मोटिवेशन आपको देना है, अगर आप अभिप्रेरित करना चाहते हैं, मोटिवेशन देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे साथियों बताइए। प्रतिस्पर्धा करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है प्राथमिक स्तर पर साथियों कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में उनको नहीं बताना है, यानी कि प्रतिस्पर्धा नहीं उनको देना है, प्रतिस्पर्धा की दौड़ में उनको नहीं दौड़ाना है, ठीक है, उनको हमेशा सीखने की दौड़ में दौड़ाना है। कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके तो साथियों यह तरीका भी नहीं सही है। सीखने के लिए उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके साथियों यह सही है। कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके, तो अगर बात करेंगे साथियों कि बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को किस पर बढ़ावा देना चाहिए, तो सीखने के लिए उचित स्थिति होना चाहिए और इन्वायरमेंट का भी होना चाहिए, इसको सर्जन करना चाहिए शिक्षक को। तो इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि छात्राएं, एक शब्द लिखा हुआ है, आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो छात्राएं क्या गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के विषय में पूछा जाता है कि ऐसी बात है, या अपनी आयु के लड़कों की तरह में गणित में अच्छी हैं, मतलब अपनी आयु के लड़कों की तरह ही गणित में अच्छी हैं छात्राएं, या अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती है। तो आप ये बात कैसे कह सकते हो कि ये बात है या ये बात है, कैसे कहा जा सकता है। भाषिक और संगत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं छात्राएं, ऐसा है क्या, तो कहा जा सकता है साथियों, अभी हमें कुछ नहीं पता है लड़कियों के बारे में, छात्राओं के बारे में। तो सबसे यहां पर सही उत्तर जो जाएगा वो कहा जा सकता है कि छात्राएं अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। अगर हम कहीं पर लड़कियों को ऊपर उठा देंगे और लड़कों को नीचे गिरा देंगे तो वो भी बात सही नहीं है, और लड़कों को कहीं पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, लड़कियों को कम देंगे, तो साथियों वो रूढ़िवाद जेंडर कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, ये क्या कहता है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या जातीय भेदभाव का परिचायक है ये, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, या लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है, या या लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। तो यहां पर साथियों क्या कहा जा रहा है, कक्षा में लड़कों से शिक्षक कहता है कि लड़का बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, मतलब लड़कियां क्या कम है, यहां पर यह कहा जा रहा है। इसलिए कहा जा सकता है साथियों रूढ़िबद्ध धारणा यहां पर प्रकट हो रही है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर 3 है तो बिल्कुल करेक्ट। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है, बताइए किसने महत्व दिया है, कमेनियस ने, हॉल ने, हॉलिंगबर्थ ने, या फ्रायड ने। तो नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों फ्रायड का, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है, तो कैसा संबंध पाया जाता है साथियों, धनात्मक, देखिए ऋणात्मक नहीं पाया जाएगा, शून्य नहीं पाया जाएगा, जब 2 और 3 नहीं होंगे तो ये वाला भी नहीं होगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है धनात्मक पाया जाता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। चलिए
कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली उपाय इसमें से क्या है? तो क्या है साथियों, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, या शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, या छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, या अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो मैं कह सकता हूं साथियों, अगर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली उपाय जो होगा वो शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाया जाए, तो साथियों ये हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है बिल्कुल। और ना कि अनुशासनहीन छात्रों को क्लास से ही बाहर निकाल दिया जाए। छात्रों के अभिभावकों से क्या मतलब साथियों, अभी उनको कैसे सूचित किया जाए इस मैटर पर, या अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना, तो ये भी साथियों गलत है। ठीक है, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं क्यों उपलब्ध कराएं? ठीक है ना, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। चलिए उसके बाद देखिए, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? तो शैशवावस्था की जब हम बात करते हैं साथियों, देखिए जीन पियाजे की अगर बात करें तो 4 तरह की साथियों उन्होंने अवस्थाएं बताई हैं। मैंने आपको बताया था साथियों पहले ही क्वेश्चन में। और शैशवावस्था जो होता है ना साथियों, 0 से लेकर 2 वर्ष तक होता है शैशवावस्था। चलिए, इसलिए आंसर आपका जाएगा किस ऑप्शन के साथ? मूल प्रवृत्त्यात्मक। आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं, तो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। आंसर आपका 1 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा आपसे जा रहा है कि लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो किस विधि को वरीयता देंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या मानकीकृत परीक्षण? तो देखिए, कभी भी ऑप्शन में आपको मानकीकृत दिख जाए या एकीकृत दिख जाए, उसको आपको कट कर देना है। ठीक है, मान लीजिए कभी परीक्षा पर बल दिया जाए ऐसा ऑप्शन दिख जाए, तो वो भी आपको कट कर देना है। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, तो ये भी नहीं साथियों। वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न नहीं साथियों। सहयोगी प्रयुक्त इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि बच्चों को साथियों कैसे पढ़ाना है आप लोग ध्यान रखेंगे, समूह में पढ़ाना है, या आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। तो सबसे पहले अगर बात करें प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होते हैं, तो वो विद्यार्थी को प्रतिभाशाली यानी कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स कह सकते हैं, जिनकी कोई भी बात, ठीक है, कोई भी चीज उनकी बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, और वो लंबे समय तक उसको समझे रहते हैं, उसको याद रखते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी की अगर बात करें साथियों, तो अधिगम निर्योग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, या अन्य विद्यार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो देखिए, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं ना, एक तरीके से उनको उन बच्चों में जब पढ़ाया जाता है जिनको बहुत कम आता है या जिनको कुछ नहीं आता है, तो वो एक समय ऐसा आता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी उन्हीं बच्चों की तरह बन जाता है। इसलिए हमें करना क्या चाहिए, विद्यालय को करना क्या चाहिए, उनको कुछ खास संसाधन देना चाहिए, जिससे उनकी जो वैल्यू है या उनको जो आता है उससे ज़्यादा उनको आए, और वो फिर आने वाले समय में कुछ बड़ा करें, कुछ अलग करें। लेकिन होता क्या है साथियों, उनको वो वातावरण नहीं उपलब्ध हो पाता, या एक्स्ट्रा संसाधन उनको उपलब्ध नहीं हो पाते। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो बालक उन बालकों की तरह हो जाते हैं जिनको थोड़ा सा कम आता है। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है, तो ये नहीं होगा। जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है, या आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, या आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। आंसर आपका 3 के साथ। चलिए, पिछड़ा बालक वो है जो अपने पाठशालाई जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य ना कर सके। मतलब कहा जा रहा है कि जो अपनी सामान्य कक्षा है उससे नीचे की कक्षा भी कार्य नहीं कर पा रहा है। तो साथियों, ये कथन किसका है, ये बात किसने कही थी? तो आपको ध्यान रखना है, सिरिल बर्ट ने कही थी। ठीक है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। उसके बाद देखिए, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है?
प्रतीकात्मक विचार की समझ को, या अहं केंद्रित चिंतन की समझ को, या कार्यकरण की समझ को, या साथियों विपर्य चिंतन की समझ को आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय किसके? तो साथियों ये प्रश्न बहुत बार मैं देख चुका हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है? देखिए, जो पियाजे के अनुसार है ना, बच्चों का चिंतन साथियों वयस्कों से अलग होता है और किसके बजाय? तो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर 3 है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? कौन सा आधारभूत सहायता का उदाहरण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, या विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, या प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना ही स्पष्टीकरण देना, या मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो साथियों नीचे वाले तीनों कट हो जाएंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। जब कोई शिक्षक किसी बच्चे को कुछ सहारा दे रहा हो, यानी कि कुछ मदद कर रहा हो, मान लीजिए अगर प्रश्न का उत्तर देने में बच्चे को कोई दिक्कत है और वो सही तरीके से उसका उत्तर ना दे पा रहा हो, तो बच्चे की मदद करना साथियों इनडायरेक्टली तरीके से या संकेत के माध्यम से उसकी मदद करना क्या कहलाया जाता है? उसको ढांचा कहा जाता है, उसको पाड़ भी कहा जाता है और उसको मचान भी कहा जाता है। ये 3 शब्द आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आंसर आपका इस ऑप्शन का किस ऑप्शन के साथ जाएगा? इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, मानव विकास है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, या कुछ सीमा तक अमापनीय है? तो बात करें साथियों, मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए 26वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है, बताइए कौन सा सही कथन है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िए कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन कौन से हैं। इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है, तो बिल्कुल। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं, बिल्कुल। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं, बिल्कुल। तो साथियों 1 2 3 तो बिल्कुल सही है। और कहां पर लिखा हुआ है ऐसा? तो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 1 2 3 विद्यालय का कार्य होता है। तो विद्यालय का साथियों जो कार्य होता है ये कैसा होता है? क्या संस्कृति का संरक्षण करता है? तो बिल्कुल। संस्कृति का परिष्करण करता है, ये भी कह सकते हैं। हाँ। संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करता है, तो बिल्कुल करता है। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर 4 के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, बताइए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में इनमें से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो पढ़ाने की उत्सुकता को, या धैर्य और दृढ़ता को, या शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता को, या अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता को। साथियों सबसे पहले अगर बात करेंगे कि अगर प्राइमरी लेवल पर कोई टीचर है और वो पढ़ा रहा है, तो सबसे ज्यादा उसमें जो होना चाहिए वो धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए। इसलिए आंसर आपका जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो वो देखिए जीन पियाजे की अगर बात करें तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। मैं आपको बता चुका हूं साथियों, जब हम बात करते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था की, तो ये 0 से 2 वर्ष तक चलती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था साथियों 2 से 7 वर्ष चलती है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष चलती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था साथियों 11 से लगभग 17-18 साल तक चलती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी आयु होती है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन शुरू कर देता है, बताइए। तो वो अगर साथियों बात करें, वो आपकी होती है लगभग 7 से 11 वर्ष की आयु। ठीक है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न, चलिए। समावेशी शिक्षा की अगर बात करें, तो समावेशी शिक्षा हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, या कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, या दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, या तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है? तो बात करें साथियों, देखिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर बात करें हाशियों पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित नहीं, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है समावेशी शिक्षा। विविधता की साथियों अगर बात करते हैं, मतलब विविधता, देखिए जो समावेशी शिक्षा होती है ना, विविधता को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि अब कोई बच्चा अलग, उसका बुद्धि अलग है, कोई बहुत ज़्यादा समझदार है क्लास में, कोई बहुत कम समझदार है,
ठीक है, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, किसी को ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है, तो क्लास में विविधता देखने को मिलती है। तो विविधता की साथियों सम्मान करना चाहिए, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा में साथियों विविधता होती है, तो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है एक तरीके से, ये आपका राइट हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर 2 था तो बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अगर कहा जाए, मान लीजिए आपके सामने एक निबंधात्मक प्रश्न आ जाए तो वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थोड़ी ना होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो होता है जिससे एक से ज्यादा ऑप्शन या उत्तर या विकल्प आपके सामने होते हैं, तो ये तो कट हो जाएगा। लघु उत्तरात्मक प्रश्न होता है तो वो भी नहीं होता है। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक असत्य, 2 ऑप्शन है, सत्य या असत्य वाला जब आ जाए तो वो साथियों वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाएगा। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर 4 के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए विकास का मतलब क्या होता है, विकास का अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। क्या पूछा जा रहा है साथियों, एक शिक्षक है, ये विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके, या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो कहा जा सकता है साथियों एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कैसे कर सकता है, तो आदर्श रूप से बर्ताव करेगा तो सामाजिक मूल्यों को विकसित किया जा सकता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। चलिए, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, या कक्षा में समय अनुवर्ती होना, या विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या एक सुवक्ता होना। तो मैं कह सकता हूं साथियों विद्यार्थियों की जो भी कठिनाई है, इसको अगर साथियों एक शिक्षक दूर करता है तो ये सबसे महत्वपूर्ण कहा जाएगा एक शिक्षक के लिए। आंसर जिनका भी 3 है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो डब्ल्यू वुंट आपको ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, तो डब्ल्यू वुंट ने किया था। उसके बाद देखिए गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, तो साथियों किसने रखी थी, मैक्स वर्दीमर का नाम आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। सघन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, तो सघन सिद्धांत जो संबंधित है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, स्मृति से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका 3 के साथ। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। साथियों अगर बात करें जैसे कि 100 प्रश्नों के माध्यम से आज की इस क्लास को कंप्लीट किया जाएगा, पूरी सीडीपी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ऐसे ही अगर आप लोग कहोगे तो ईवीएस के आपके लिए भी साथियों 100 क्वेश्चंस लिए जाएंगे। हिंदी की क्लास में साथियों 100 ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा जो हिंदी के सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। मतलब हर एक सब्जेक्ट को, मैथ का, इंग्लिश का, सब कुछ ऐसा ही आपके लिए बना दूंगा। और अगर आप साथियों 100 क्वेश्चंस वाली क्लास को अगर देखकर चले जाते हैं एग्जाम में तो कंप्लीट आपका हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम नंबर आप उससे गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास साथियों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 38 प्रश्न तक पहुंच चुके हैं आप और 100 प्रश्न का सफर आपको तय करना है। तो कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते। कभी भी साथियों ऐसा प्रश्न आ जाएगा ना, नहीं कर सकते, तो मेरी मानिए 1 सेकंड के लिए इसको भूल जाइए। तो 3 ऐसे विकल्प यहां पर निकलेंगे जिसका मतलब यह होगा कि प्रेरित करने के लिए युक्ति अनुप्रयोग कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी साथियों युक्ति है जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना हो। तो छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करके, या उन्हें आत्म गौरव की अनुभूति कराना, या उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, या गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना, बताइए। चलिए, तो यहां पर साथियों अगर बात करें, देखिए कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित, मतलब विद्यार्थियों को अधिगम के लिए हमें प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है सीखने के लिए, तो कौन सी युक्ति आप अपना सकते हैं। तो छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित कर सकते हैं। यहां पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आ गई, इसलिए इसको हम सही कर देंगे। उन्हें आत्म गौरव की अनुभूति कराकर साथियों अधिगम के लिए प्रेरित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करके,
अगर थोड़ी बहुत चलो प्रशंसा होती तो ठीक, लेकिन अत्यधिक प्रशंसा करके क्या उनको आगे अधिगम के लिए प्रेरित किया जा सकता है? तो मैं कहूँगा साथियों नहीं। नहीं कहूँगा, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। उसके अलावा गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करके भी उनको अधिगम के लिए प्रेरित किया जा सकता है। माँ-बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। क्या साथियों पूछा जा रहा है? माँ-बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी, मतलब जब बच्चे की ऐसी एज हो जाती है जो अपने माँ-बाप के साये से वो बाहर निकल आता है और जो भी उसके दोस्त हैं, जो भी उसके साथी हैं, वो उन लोगों की संगत को पसंद करने लगता है। यानी कि माँ-बाप के साये से बाहर निकल के अपने दोस्ती वाला माहौल उसको पसंद होने लगता है। तो पूछा जा रहा है वो कौन-सी स्टेज होती है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर बात करें साथियों वो कौन सी स्टेज होती है, तो उसको कह सकते हैं पूर्व किशोरावस्था, यानी कि बाल अवस्था बिल्कुल खत्म होती है उस समय और किशोरावस्था की स्टार्टिंग होती है। तो कहा जा सकता है साथियों कि लगभग वही 11 या 12 साल कह सकते हैं। ठीक है, तो 10 से 11 साल का बच्चा अपने माँ बाप के साय से निकलना चाहता है और वो अपने दोस्तों के माहौल में रहना चाहता है। इसलिए आंसर आपका जिनका यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर 2 है तो बिल्कुल करेक्ट है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सीखने का प्राथमिक, अगर सीखना चाहता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, तो क्या वो अभ्यास करे बहुत ज्यादा? नहीं। परिणाम की अपेक्षा करे? नहीं। प्रशंसा से यानी कि नहीं, तत्परता से। अगर उसके अंदर साथियों तत्परता है तो वो सीख जाएगा। इसलिए आंसर आपका जाएगा 4 के साथ। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो किससे साथियों संबंधित? मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को, मतलब मानसिक परिपक्वता कब आ जाती है एक बच्चे में? तो मैं कह सकता हूं साथियों, क्या प्रौढ़ावस्था में नहीं, पूर्व बाल अवस्था में, उत्तर बाल अवस्था में। तो किशोरावस्था की अगर बात करिए सबसे सही आंसर होगा। यानी कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना किससे संबंधित है? तो वो स्टेज है किशोरावस्था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? तो अधिगम का क्षेत्र साथियों संज्ञानात्मक है, भावनात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है, लेकिन आध्यात्मिक नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती कौन सी है? तो विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना सबसे बड़ी चुनौती है, तो नहीं कह सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना या कक्षा में अनुशासन बनाए रखना या प्रश्न पत्र तैयार करना? तो देखिए, क्या प्रश्न पत्र तैयार करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी? तो मैं कहूँगा नहीं। गृह कार्य करवाना बड़ी चुनौती होगी? मैं कहूँगा नहीं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना भी नहीं, डंडा चला दो एक के ऊपर, अनुशासन हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें साथियों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आनंदप्रद बनाना, जो पढ़ा रहा है उसको साथियों एंजॉयफुल बनाना एक बच्चे के लिए, ये सबसे कठिन होता है। इसलिए बहुत सारे शिक्षक ऐसा नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत। देखिए, समावेशी शिक्षा की अगर बात करें, एक समावेशी कक्षा होती है, मतलब एक ऐसी कक्षा जिसमें हर वर्ग का बच्चा पढ़ रहा हो। ठीक है, अगर कोई विकलांग बच्चा है तो वो भी पढ़ रहा है, कोई हष्ट-पुष्ट बच्चा है वो भी पढ़ रहा है, कोई पढ़ाई में तेज बच्चा है वो भी पढ़ रहा है, पढ़ाई में कमजोर बच्चा है वो भी पढ़ रहा है, तो उसको समावेशी कक्षा कहते हैं। बात यहाँ पर आई है समावेशी शिक्षा की, तो नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना या वो पढ़ाई जो करते हैं उसको ही समावेशी शिक्षा कहा जा सकता है। शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सकें, ऐसा भी नहीं। कड़ी दाखिला प्रक्रिया, ये भी नहीं साथियों। शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना, ये भी नहीं। तो आंसर आपका साथियों यहाँ पर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? बताइए। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है, आपसे पूछा जा रहा है। तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, या सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, या अपने सामाजिक मानदंड बनाना, या समाज में बड़े बड़ों का सम्मान करना। तो सामाजिकरण का क्या संबंध है साथियों? तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। ये आपका राइट आंसर हो जाता है, और जिनका 1 है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? प्राथमिक स्तर के
शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण बताया गया है साथियों कि शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय विषय का ज्ञान होना। तो ये तो देखिए होना ही चाहिए, विषय का ज्ञान नहीं है या अगर शिक्षण विधियों में सक्षमता नहीं है तो कैसे काम हो पाएगा। उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, तो मानक यहाँ पर आगे इसलिए गलत हो जाएगा। पढ़ाने की उत्सुकता ठीक ठाक है, लेकिन धैर्य और लगन। साथियों कहा जाता है कि अगर प्राथमिक स्तर पर कोई शिक्षक है तो उसके अंदर धैर्य होना चाहिए, उसके पढ़ाने की लगन होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ पढ़ाने की उत्सुकता थी, इसलिए उत्तर नहीं हो सकता, लेकिन उत्तर ये भी अच्छा है। लेकिन उससे बेस्ट जो आंसर जो साथियों जाता है वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाता है, और जिनका आंसर यहाँ पर 4 है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? क्या आपसे पूछा जा रहा है साथियों, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी सबसे अच्छी व्यवस्था है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय। तो यहां पर आंसर आपका जो जाएगा वो मेरा परिवार के साथ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? 1993 में किया गया, 1993 में किया गया। उसके बाद देखिए, शिक्षा का उद्देश्य साथियों क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य क्या अच्छा नागरिक बनना है? तो बिल्कुल है। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो? तो बिल्कुल है। व्यवहारिकता का निर्माण करना? तो बिल्कुल है। यानी कि आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। फ्रोबेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया है? तो किस खेल पर साथियों प्रमुख बल दिया है फ्रोबेल ने? गेंद के खेल पर, ब्लॉक के खेल पर, आकृतियों के खेल पर, इन सभी पर। तो मैं कह सकता हूं साथियों, गेंद के खेल पर सबसे ज्यादा फोकस किया है, सबसे ज्यादा बल दिया है किसने? फ्रोबेल ने। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए, प्रयोगात्मक विधि को सबसे पहले प्रस्तावित किया। तो अगर ये एग्जाम में साथियों आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको आंसर क्या बताना है? विल्हेल्म वुंट आपको आंसर बताना है, क्योंकि प्रयोगात्मक विधि को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो विल्हेल्म वुंट ने किया था। आंसर आपका जाएगा 3 के साथ। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? तो यहां पर साथियों अगर बात करें, बालक का चिंतन किसके किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो आत्म केंद्रितता के द्वारा, सजीवतावाद के द्वारा, बिल्कुल सही साथियों। उसके अलावा यथार्थवाद के द्वारा, लेकिन व्यक्तित्ववाद के द्वारा नहीं होता है। अब नहीं होता है तो यही आपका राइट आंसर है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? देखिए, कभी भी साथियों अगर ये नहीं वाला पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं आप नहीं नहीं पढ़ पाओ और पहला वाला पॉइंट आपको मिले तो वही आप उत्तर मार दो। तो अगर बात करें साथियों, प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है वो व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो क्या भाषा नहीं करेगी? तो भाषा तो बिल्कुल करेगी। क्या सामाजिक अनुभव करेगा? करेगा या नहीं करेगा? देखिए यहां पर लिखा हुआ है साथियों, अगर बात करें परिपक्वन तो ये भी करेगा और क्रियाकलाप भी करेगी, लेकिन सामाजिक अनुभव नहीं करेगा। अब नहीं करेगा, ठीक है, किसको प्रभावित नहीं करेगा? व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा साथियों, नहीं करेगा। तो यही आपका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो अगर बात करें कौन सा नहीं है, तो पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना ये तो है, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना ये साथियों नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर, आंसर आपका 2 के साथ। उसके बाद देखिए, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है तो यह साथियों किससे संबंधित है? बताने की कोशिश कीजिए। यह संवेगात्मक विकास से संबंधित है। अगर एग्जाम में साथियों ये प्रश्न आपसे बन जाए ना तो आपको आंसर लगा देना है संवेगात्मक विकास। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। 100 ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूं, किसके? सीडीपी के, ठीक है, जो आपको परीक्षा में साथियों देखने को मिलेंगे। इसलिए 56 क्वेश्चन तक का सफर आपने तो तय कर लिया है, 100 क्वेश्चन का सफर भी आप लोग तय करके ही जाइएगा। चलिए, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? आपसे पूछा जा रहा है। तो विकृत लिखावट, देखिए यहां पर डिस्ग्राफिया की बात की गई है। मैंने आपको बताया था ग्राफ की जब हम बात करते हैं तो ग्राफ को बनाया जाता है, ग्राफ को लिखा जाता है, तो जब भी लिखने में कोई दिक्कत महसूस हो तो उसको डिस्ग्राफिया कहा जाएगा। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। डिसकैलकुलिया यहां पर लिखा हुआ है। कैलकुलिया शब्द जो है ना, ये कैलकुलेटर जैसा शब्द आपको लग रहा है, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप क्या कर
करते हो कैलकुलेशंस करने में, गणना करने में। अगर गणना करने में साथियों कोई समस्या, कोई परेशानी आपको आ रही है, तो अगर बात करते हैं साथियों वो क्या कहलाएगी, वो डिस्कैल्कुलिया कहलाएगी, आपको ध्यान रखना है। यहां पर डिसलेक्सिया लिखा हुआ है, लेक्स लिखा हुआ है, तो लेक्स कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। लेकिन किसी बच्चे से पूछोगे तो वो उसको ल्यूक से पढ़ेगा, यानी कि पढ़ने में जब दिक्कत आए साथियों, पढ़ने में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि डिस्ग्राफिया हो जाएगा लिखावट से संबंधित, अगर बात करें डिस्कैल्कुलिया हो जाएगा गणना से संबंधित, डिसलेक्सिया हो जाएगा पढ़ने से संबंधित। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, तो आत्म केंद्रित व्यक्ति साथियों कैसा होगा, अंतर्मुखी होगा, बहिर्मुखी होगा, उभयमुखी होगा या सामाजिक निर्भर होगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों आत्म केंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी होगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार कैसा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या ज्ञानात्मक व्यक्तित्व वाला होता है, कलात्मक व्यक्तित्व होता है उसका, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है या धार्मिक व्यक्तित्व होता है। तो कहा जा सकता है साथियों एक अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का जो प्रकार होता है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो साथियों बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। उसके बाद देखिए एक टॉप लेवल का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए साथियों। यहां पर अगर बात करें एक ऐसी प्लेलिस्ट मैं आपको बताने वाला हूं, यानी कि सीटेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक ऐसी प्लेलिस्ट बताने वाला हूं, उसमें साथियों कुछ चुनिंदा वीडियोस हैं। क्या है, चुनिंदा वीडियोस हैं। इन वीडियोस में साथियों कुछ चुनिंदा प्रश्न हैं। मेरा मानना है साथियों अगर उन प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम को बहुत आसानी से साथियों क्रैक कर सकते हैं। यानी कि लगभग लगभग साथियों मैं बहुत ज्यादा नहीं कहता, 150 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर से आएंगे आपके रियल एग्जाम में। ठीक है, अगर बात करें साथियों कुछ नहीं 110 नंबर आप, यानी कि 110 प्रश्न आप बहुत आराम से कर डालोगे अगर उस पूरी प्लेलिस्ट को आप देख डालोगे। तो उस प्लेलिस्ट को आप साथियों कैसे ले सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो में, और बिल्कुल फ्री वो प्लेलिस्ट है पूरी। चलिए पहले यहां पर हम लोग साथियों इस क्लास को देख लेते हैं कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। ये विचार किसका है, ये बात किसने कही थी, कथन किसका है, तो थॉर्नडाइक का ये कथन है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। चलिए निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, तो इसमें से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए याद करना, गतिक प्रकरण या आपका विचार करना या सहानुभूति करना, तो कहा जा सकता है साथियों संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित जो है वो सहानुभूति देना है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। चलिए उसके बाद देखिए साथियों कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, उसे साथियों यहाँ पर क्या कहा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो उसे क्या कहा जा सकता है, वो अभिप्रेरण है। क्या है साथियों, अभिप्रेरण है, यानी कि वो साथियों मोटिवेशन है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन सी शब्दावली अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। चलिए कौन सी साथियों, अगर बात करें पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता या उत्प्रेरण, तो कहा जा सकता है साथियों आंसर आपका जाएगा आवश्यकता के साथ। ठीक है ना, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है, तो बेहतर होता है, स्थिर होता है, अवनत होता है या समान होता है। तो मैं कह सकता हूं साथियों बेहतर होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए। पूछा आपसे जा रहा है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो विकास के लिए देखिए विकास से संबंधित मैंने आपको कई सारे प्रश्न कराए। अब अगर साथियों बात करें विकास से कई सारे प्रश्न कराए, यहां पर पूछा जा रहा है आपसे कि विकास के लिए इनमें से कौन सा एक उचित है। तो क्या विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। ठीक है, विकास जन्म से होता है, बिल्कुल सही कहा। एक तरह से कहा जाए गर्भ में जब बच्चा होता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। अगर बात करें सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं, तो बिल्कुल से करते हैं। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक है, तो ये नीचे वाले तो दोनों कट हो जाएंगे। अब आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। सबसे बढ़िया आंसर की अगर बात करें, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। लेकिन यहां पर एक बात कही गई, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, इसलिए ये पॉइंट यहां पर का जो है ना, ये मुझे सही नहीं लगा। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है या विकास साथियों गर्भ में ही बच्चे का ही प्रारंभ हो जाता है, तो वो ज्यादा सही है। आंसर आपका 2 के साथ। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न
आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। देखिए, हर एक बच्चे की अगर बात करें तो वो अलग अलग बैकग्राउंड से होता है, उसमें विविधता होती है, वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, इसलिए उसमें शिक्षण विधियां भी अलग अलग, मतलब अलग अलग शिक्षण विधियों से उनको समझाया जाना चाहिए। ऐसा ऑप्शन अगर आ जाए तो उसको टिक लगाइएगा। कुल मिला के अगर बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, यानी कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, कि वातावरण के प्रभाव की वजह से, जन्मजात विशेषताओं की वजह से, या वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया की वजह से, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों के भिन्न समुच्चय प्राप्त होने की वजह से। देखिए, वातावरण भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्यक्तियों का अलग अलग बिहेवियर होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एक चीज वंशानुक्रम, जो इस वाक्य को बिल्कुल सही बनाती है, यानी कि वंशानुक्रम की वजह से भी और वातावरण की वजह से, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया की वजह से व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है। इसलिए आपका सबसे सटीक उत्तर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, भावात्मक पहलू है, क्रियात्मक पहलू है। तो कहा जा सकता है, अगर ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ जाए एग्जाम में, तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। आंसर आपका जाएगा 1 के साथ। उसके बाद देखिए, पेपर में अगर ये प्रश्न आ जाए कि व्यवहारवादी, क्या पूछा जा रहा है, कौन से व्यवहारवादी ने कहा था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। यानी कि एक ऐसा साथियों शैशव काल का एक बच्चा है जिसकी उम्र 1 से लेकर 4 साल के बीच है, 3 साल के बीच है, 5 साल के बीच है। अगर उसको साथियों जैसा वातावरण देना चाहो, जैसा बनाना चाहो, बना सकते हो। तो ये बात साथियों किसने कही थी, ये आपको ध्यान रखना, इनका नाम वॉटसन इनका नाम है, और इनका ही ये कथन है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो कुछ भी आप चाहते हो, या जो कुछ भी वो चाहते हैं बना सकते हैं। ठीक है, किस आधार पर कही थी ये बात, उन्होंने इस आधार पर कही थी, एक छोटे बच्चे को जिस राह पर चलाओगे वो उस राह पर चलेगा। जैसे कि अब हर घर का जो बच्चा है ना, वो हर घर का बच्चा मोबाइल फोन बहुत आराम से चला लेता है, बहुत आराम से। जितना उस घर का एक बुजुर्ग व्यक्ति होगा वो मोबाइल फोन के बारे में नहीं जानता है, उससे ज्यादा जानकारी रखता है एक लगभग 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है, बताइए। तो उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, या उद्दीपन की विश्वसनीयता, या उद्दीपन की सक्रियता। तो कहा जा सकता है साथियों, ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। आंसर आपका 1 के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, प्रतिदर्श सिद्धांत का, समूह कारक सिद्धांत का, गिलफोर्ड के सिद्धांत का, या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत का। तो कहा जा सकता है साथियों, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, यानी कि संज्ञान जो फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत है ना, इसके बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष की है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। देखिए, एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं ना, उनकी बुद्धि कितनी होती है, बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 140 होती है। लेकिन अगर कोई लगभग वही 90 है, 100 के आसपास है, तो उसकी बुद्धि लब्धि नॉर्मल मानी जाती है। ठीक है, यहां पर आपसे कुल मिला के साथियों पूछा जा रहा है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। ठीक है, 10 वर्ष है, मतलब 8 साल का एक बच्चा है। ठीक है, उसकी जो मानसिक आयु है 10 वर्ष के बच्चे के बराबर है, तो उसकी बुद्धि तो अच्छी मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी, 125 मानी जाएगी। और अगर यही 150 होती, 145 होती, तो वो साथियों प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में गिना जाता, यानी कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स वो कहलाया जाता। उसके बाद देखिए, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो किस पर साथियों आधारित है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, या शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, या विकास एवं बुद्धि के वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो कहा जा सकता है, आप लोग भी ध्यान रखेंगे कि जो निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। मैं आपको बता चुका हूं डिसलेक्सिया के बारे में। लक्ष्य लिखा हुआ है, लक्ष्य लिख दिया। पढ़ने में दिक्कत बच्चे को होगी, यानी कि पढ़ने से संबंधित जो विकार होता है,
पठन विकार जो होता है साथियों, उसको ही डिसलेक्सिया कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा 3 के साथ। अब उसके बाद देखिए कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो विशेष रूप से जो जरूरतमंद बच्चे हैं, इनकी शिक्षा का प्रबंध दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा होना चाहिए, या विशेष विद्यालयों में साथियों, या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन जो लगेगा वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, यानी कि जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन नहीं है। कौन सा नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा कि कौन सा रचनात्मक आकलन है। तो खुले अंत वाले प्रश्न ठीक है, परियोजना बिल्कुल, अवलोकन बिल्कुल, विद्यार्थी का योग्यता क्रम निर्धारित करना, तो साथियों विद्यार्थी का योग्यता क्रम निर्धारित करना ये एक रचनात्मक आकलन कारण नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, यानी कि एक प्रभावशाली अध्यापिका, देखिए अगर बात करें साथियों प्रभावशाली अध्यापिका, मान लीजिए आपको बनना है, ठीक है, जो भी बहनें हमारी देख रही हैं, जो भी भाई हमारे देख रहे हैं, तो प्रभावशाली अध्यापिका बनने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? क्या पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना जरूरी है? तो मैं कहूंगा नहीं। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिक अधिगम पर ध्यान देना चाहिए? तो मैं कहूंगा नहीं। समूह गतिविधि को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, ये साथियों बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है साथियों। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो कमजोर वर्ग के बच्चे होते हैं, क्योंकि विविधता पाई जाती है, जो कमजोर बुद्धि के बच्चे होते हैं उन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कुल मिला के इस प्रश्न का अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होगा? यानी कि भाषा की कौशल की बात करें, इसका विकास कैसे होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। जब बच्चा पैदा होता है तो मुझे ये बताइए, क्या वो लिखना स्टार्ट कर देता है? तो मैं कहूंगा नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या लिखना स्टार्ट कर देता हूं? तो मैं कहूंगा नहीं। यानी कि 2 और 4 तो बिल्कुल कट हो गए। अब मुझे ये बताइए, जब बच्चा पैदा होता है तो वो साथियों सुनना सबसे पहले शुरू करता है, तो ये सही हो जाएगा। अब बताइए मुझे, जब बच्चा पैदा होता है क्या वो बोलने लगता है या वो लिखने लगता है? तो मैं कहूंगा लिखने नहीं लगता है, बोलने लगता है। मतलब पहले तो सुनता है बच्चा, ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूं। पहले तो बच्चा सुनता है, फिर जो सुना है उसको बोलने की कोशिश करता है। सबसे पहले अम्मा, अबा और आजा आजा करके ऐसे करके कुछ शब्द बोलता है। फिर बोलने के बाद साथियों और थोड़ी उसकी एज हो जाती है, फिर वो पढ़ने लगता है चीज़ों को, एक एक अक्षर, दो दो अक्षर वाले। उसके बाद वो जाकर कहीं जाकर लिखता है। तो क्रम कौन सा सही है भाषा कौशल विकास का? तो मैं कहूंगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 वाला क्रम बिल्कुल सही, और जिनका आंसर 1 था तो बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए साथियों, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? बताइए। केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या केवल वातावरण का? तो केवल केवल वाले साथियों यहाँ पर नहीं चलेंगे। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वातावरण की और आनुवंशिकता की अंतःक्रिया इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, और जिनका आंसर यहाँ पर 3 है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है साथियों कक्षा 1 और 2 के बच्चों के बारे में। तो कक्षा 1 और 2 के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, या मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, या पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, या लिखकर शीघ्र सीखते हैं? तो मैं कह सकता हूं कि क्लास 1 एंड 2 के बच्चे जो होते हैं वो मूर्त अनुभवों से जल्दी सीखते हैं। आंसर आपका जाएगा 2 के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो किसने साथियों प्रस्तुत किया था? हिप्पोक्रेटस ने प्रस्तुत किया था। यह आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। आंसर आपका 3 के साथ जाएगा। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपसे पूछा जा रहा है। अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने, या थर्स्टन ने? बताइए किसने किया था? स्पीयरमैन का नाम आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जाएगा 2 के साथ। उसके बाद देखिए कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्या नैतिकता जन्म से आती है? तो मैं कहूंगा जन्म से नैतिकता नहीं आती है। मोरल जो मोरलिटी होती है वो जन्म से नहीं आती है, ठीक है। यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कोहलबर्ग की सिद्धांत की बात करें, तो कोहलबर्ग की अगर बात करें साथियों,
कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में, पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, पारंपरिक अवस्था में या पश्चात पारंपरिक अवस्था में, बताइए। तो मैं कह सकता हूं साथियों पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अब उसके बाद देखिए समूह शिक्षण क्या है, यानी कि अगर ग्रुप में शिक्षण दिलाया जाए, कराया जाए तो इसका क्या असर पड़ेगा, ये कैसा रहेगा। तो क्या संसाधनों, रुचि व विशेषताओं का इष्टतम उपयोग करने के लिए शिक्षकों को के समूह द्वारा शिक्षण है। ये समूह शिक्षण शिक्षणों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। मतलब शिक्षक अगर वो प्रेजेंट ना हो, ठीक है, अनुपलब्धता से निपटने का एक तरीका है, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, स्कूल में शिक्षकों के बीच मतलब शिक्षकों के समूह के बीच ही प्रतिस्पर्धा कर दी गई, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटना, तो कभी भी विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार या किसी भी साथियों मापदंड के आधार पर उनके समूह नहीं बनाना चाहिए कि भाई समझदार समझदार बच्चे इधर बैठ जाएं, विकलांग विकलांग बच्चे इधर बैठ जाएं, गोरे गोरे बच्चे इधर और काले काले बच्चे इधर। ये सबसे गलत है। आंसर आपका जो तीनों वाले हैं ना, ये सब गलत हो जाएंगे। लेकिन आंसर आपका कौन सा सही होगा, यानी कि समूह शिक्षण जो है ना, वो संसाधनों, रुचि और विशेषताओं का इष्टतम उपयोग करने के लिए शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। इसलिए आंसर आपका 1 के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि साथियों अगर बात करें आज सीडीपी आपके सामने है, कल को ईवीएस होगी, और उसके अलावा साथियों मैथ की, इंग्लिश की, ये सभी प्रकार की मैं 100 क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा। और वो 100 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो पेपर साथियों से बाहर नहीं जाना चाहिए। चलिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। तो लेव वाइगोत्स्की की जब हम साथियों बात करते हैं, देखिए एक थे पियाजे, दो चीजें आपको जरूर याद रखना है, एक थे पियाजे और एक थे लेव वाइगोत्स्की। क्या थे, एक थे लेव वाइगोत्स्की। पियाजे ये बात कहते हैं कि जो बच्चे का विकास होता है ये अवस्थाओं के आधार पर होता है। एक शिशु काल है, उसके अलावा साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है ना, एक मतलब सबसे पहली संवेदी गामक अवस्था है, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। क्या क्या इसमें ईयर होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। लेकिन लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चे का विकास होता है वो समाज के आधार पर होता है। किसके आधार पर, समाज के आधार पर बच्चे का विकास होता है। तो एक ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर बात करें लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, तो सामाजिक अन्योन क्रिया है। यानी कि अगर कभी भी लेव वाइगोत्स्की प्रश्न में दिया हो और सामाजिक प्रश्न में दिया हो तो आंसर किसके साथ जाएगा, सामाजिक के साथ जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे का विकास जो होता है वो समाज के द्वारा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका 1 के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। तो किसके अंतर्गत आएगा, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। जब आपने साथियों जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा ना, तो उसमें सारी ये स्टेजेस आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, चलिए, तो अगर बात करें साथियों अच्छी लड़की अच्छा लड़का, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, और जिनका आंसर यहाँ पर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण के लिए किया जाता है। तो अगर हमें साथियों बुद्धि का परीक्षण करना होता है तो कौन सी बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, भाटिया बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। चलिए, कोहलबर्ग का विकास की अगर बात करें, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। इसका पूरा नाम साथियों क्या है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, इससे ये इसका पूरा नाम है। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। सी है या 3 है, एक ही बात है। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतम श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता के लिए परामर्श दिया जा सकता है। क्या परामर्श दिया जा सकता है, कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, या मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल के लिए अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाए। तो ऐसा करना चाहिए क्या। उसके बाद लिखा है जो भली बातें शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करे, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। और घर पर उनको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे, तो ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर बात करें यदि एक विद्यार्थी
विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक, उसके माता पिता को उसकी सहायता के लिए क्या परामर्श दिया जाना चाहिए? उसके कहा गया है उसके माता पिता को उसकी सहायता के लिए परामर्श दिया जाना चाहिए साथियों के अध्यापक वह अध्यापक की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। ठीक है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। इसलिए आंसर जिनका 1 है तो बिल्कुल करेक्ट है। सबसे मजबूत उत्तर ढूंढना होता है साथियों, 1 इसका सबसे मजबूत उत्तर हो जाता है। एक शिक्षक, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक शिक्षक व्याख्यान पर अधिक, मतलब एक शिक्षक जो है ना वो व्याख्यान पर अधिक उसको बल देना चाहिए, ज्ञान के आधार उपलब्ध कराना चाहिए, तो व्याख्यान पर बल नहीं देना चाहिए एक शिक्षक को बच्चों के लिए। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए, तो मैं कहूँगा नहीं। अगर बात करें साथियों एक शिक्षक को जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, ये साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा, और सही हो जाएगा तो यही आपका राइट आंसर भी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए। चलिए, क्या इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल या परिवार? तो मैं कहूंगा साथियों बच्चा सबसे पहले जो सीखता है वो अपने परिवार से ही सीखता है, और सामाजिकरण का सबसे प्रमुख कारक जो है वो परिवार ही है। उसके बाद देखिए बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, तो बिल्कुल है साथियों। क्यों? क्योंकि अब इसका जवाब आपको देना है, क्योंकि बच्चे छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, तो ऐसा तो नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, तो ये बात साथियों बहुत सही है, बिल्कुल सही है मैं कहूँगा। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं या इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, बताइए। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता या थकान या ये सभी? तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला साथियों कारक कौन सा है? शारीरिक स्वास्थ्य भी है, मानसिक योग्यता भी और थकान भी, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये कथन किसका है? यह बात किसने कही थी? तो मैं कह सकता हूं साथियों हरलॉक ने यह बात कही थी। ये कथन हरलॉक का है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या एक शिक्षक को गला काट प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों के सम्मुख एक अप्राप्य लक्ष्य रखना चाहिए? तो मैं कहूँगा नहीं। नई तकनीक और नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए या उनके आकांक्षा स्तर को घटाना चाहिए? तो साथियों कह सकता हूं मैं कि विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को नई तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए और नई नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर 3 के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? तो हमें साथियों क्या क्या देखना है कि कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सही है। तो यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, तो बिल्कुल सही है। यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, तो बिल्कुल सही। इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, तो बिल्कुल सही साथियों। इसमें शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है साथियों कि इसमें शिक्षकों के ऊपर बोझ बढ़ जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर 4 है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों के बच्चों में ज्ञान की संरचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका संप्रेषक और व्याख्याता की होती है, या सुगमकर्ता की होती है, या निर्देशक की होती है, या तालमेल बैठाने वाले की होती है। तो मैं कह सकता हूं साथियों कि आपको यहां पर साथियों ध्यान जो रखना है कि बच्चों में ज्ञान की संरचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता की होती है, आंसर आपका 2 के साथ।
सामाजिक नियमों व कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला क्या कहलाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, बाल अपराधी कहलाया जाता है। आंसर आपका 4 के साथ। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए, तो कैसा कार्य करना चाहिए साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रजातांत्रिक भूमिका में कार्य करना चाहिए। आंसर आपका 3 के साथ। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, ये इंगित करता है कि वह संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं है। उसके बाद देखिए कि एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है? तो नहीं, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियों प्रस्तुत करता है। तो बिल्कुल सही, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए मानसिक आयु के प्रत्यय का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? बिने साइमन ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन